हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। और हमारी करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज में के अगले लेक्चर में आई वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जुलाई के करंट अफेयर्स जो हैं हमारे कवर कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू अनदर टॉपिक टुडे। बट बिफोर आई बिगिन, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं एंड वी विल आंसर टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो आप, आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ के साथ अपने एग्जाम के लिए सीख भी रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने उड़ीसा के पुरी, जो कि एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज टाउन है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रपोजल आया था, जिसके लिए इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने मना कर दिया है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी सबसे पहले तो जानते हैं है क्या। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी आती है। तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि जब भी कोई ऐसा प्रपोजल आता है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एनी अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आपको किसी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना है और उस फॉरेस्ट एरिया में वो क्लियर करके वो आपको वो प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो बिफोर यू कैन बिगिन आपको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से जो है एक अप्रूवल लेना होता है। ऑल्दो इस एडवाइजरी कमेटी का जो अप्रूवल है कोई बाइंडिंग नहीं होता, इसकी सिर्फ रिकमेंडेशन होती है। ये रिकमेंडेशन पहले जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां से जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि जो भी ये प्रोजेक्ट होगा ये विद इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है हमारा, उसके विद इन रहे। ठीक है। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उड़ीसा के पुरी में बनने वाला था, उसके लिए जो है रिफ्यूजल दे दिया है। और उनका रिफ्यूजल देने का कारण है दो वाइल्ड एनिमल्स, जिनमें से एक है ऑलिव राइडली टर्टल्स और दूसरा है इरावदी डॉल्फिन्स। उसके अलावा ऑल्सो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, बट दीज आर द टू मेन वाइल्ड एनिमल्स जिनकी वजह से उन्होंने ये जो आप कह सकते हैं कि अप्रूवल नहीं दिया है। तो उनका कहना है कि अगर ये एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा तो यहाँ का जो फॉरेस्ट या एनवायरमेंटल इकोसिस्टम है वो सारा का सारा डिस्टर्ब होगा। और उस सारे डिस्टर्बेंस से जो दो इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं, एक इरावदी डॉल्फिन जो कि बहुत फेमस है और दूसरे ओलिवैरिडी टर्टल्स अगेन वेरी फेमस, तो इन दोनों को जो है नुकसान हो सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा का जो कोस्ट है वो ओलिव राइडली टर्टल्स के लिए फेमस है, क्योंकि हर साल एक अरीबाडा करके एक फिनोमिना है, जिसमें हर साल बहुत सारी फीमेल्स ओलिव राइडली टर्टल्स जो हैं उड़ीसा, आंध्रा और कुछ हद तक तमिलनाडु के कोस्ट पे, पर प्राइमरीली मेजरली उड़ीसा के कोस्ट पे आती हैं अ, अंडे देने के लिए। यहाँ पे ये अपनी नेस्टिंग करती हैं। तो वहाँ पे कुछ बीचेज़ हैं, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जहाँ की बीचेज़ को डेडिकेटेडली ऑलिव राइडली टर्टल्स के लिए ईयरमार्क कर रखा है। वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। ये टर्टल्स जो हैं हर साल वहाँ आते हैं, अपने एग्स देते हैं और चले जाते हैं, और फिर इनके बच्चे जो हैं जब वहाँ उन एग्स में से निकलते हैं तो वो भी वापस ओशन में चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और इरावदी डॉल्फिन्स जो कि म्यांमार और इंडिया के बीच में जो है आपको काफी देखने को मिलती हैं, और ये पूरे बे ऑफ बंगाल में जो है थ्रू कोस्ट टू कोस्ट ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इरावदी एज यू नो इज अ रिवर इन म्यांमार। तो उन दो चीज को माइंड में रखते हुए, और चिलिका लेक जो कि वहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट है उड़ीसा की और इंडिया की इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, तो उसकी इको सेंसिटिविटी को माइंड में रखते हुए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए ना कर दी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑलिव राइडली टर्टल्स की। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये लोग हर साल आते हैं, और उड़ीसा के कोस्ट में जहाँ पे दो आप इनकी देख सकते हैं कि फेमस जो हैं साइट्स हैं, दो फेमस साइट्स जो इनकी हैं, एक तो है ऋषिकुल्य डायनेस्टी और एक है गिर माता। ठीक है, और इन दोनों साइट्स पे ये आके जो है एग लेइंग
करती हैं, ठीक है। एंड एज आई सेड इरावदी डॉल्फिन्स, तो ये इंडिया म्यांमार के बीच में काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। फ़र्क क्या है? ऑलिव राइडली जो हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट पे हैं, वल्नरेबल वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, जबकि इरावदी डॉल्फिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज अ हाईएस्ट कैटेगरी जो सबसे ज्यादा जिसमें आप कंसर्न रखते हो। अगर किसी भी एनिमल प्रजाति की 250 या उससे कम पॉपुलेशन वाइल्ड में सरवाइव करती है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन जाती है। अब ये 250 नंबर एब्सोल्यूट नहीं है, प्रजाति टू प्रजाति मतलब जो है वेरी करता है, ठीक है, लेकिन मोर और लेस एक बड़ा कॉमनली अग्रीड है। एनीवेज ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये नंबर कितना है, बट आपको जो दो चीजें याद रखनी है वो है कि इरावदी डॉल्फिन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेयर एज ऑलिव राइडली टर्टल्स वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत बनी थी। हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती हैं। इनकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, इन नेचर बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन यूजुअली इनकी रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट करना है तो एफएसी की अप्रूवल या आप कह सकते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब निकोबार तो सबको पता होगा, दिस इज द कीवर्ड। निकोबार जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमारा एक आइलैंड है। जैसे एक अंडमान आइलैंड है ऐसे ही उसके साउथ में है ग्रेट निकोबार आइलैंड। यू कैन सी दी फोटोग्राफ हेयर, ठीक है। अब जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है यहाँ पे एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा या प्रपोज किया गया है। ये प्रपोज किया था नीति आयोग ने 2021 में। तो इस प्रपोजल के तहत वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक ट्रांस शिपमेंट कंटेनर टर्मिनल, एक एयरपोर्ट, कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट ये बनाना चाहते हैं टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी एंड निकोबार आइलैंड्स इकोनॉमी। क्योंकि निकोबार आइलैंड की जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। और अगर आप जानते होंगे कि इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट वो भी यहाँ पे इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। हियर यू कैन सी दैट कि इंदिरा पॉइंट जो है विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, अगेन इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कुछ और है, इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट जो कि आपको इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस ट्राइब्स। तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए यहाँ पे जो है ये पूरा प्रोजेक्ट इतना न्यूज़ में रहा। तो न्यूज़ में रहा तो वो जो इस प्रोजेक्ट के अपोजिंग में थे, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट वहाँ की इको सेंसिटिविटी और वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स को जो है डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए ये जो मैटर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में चला गया, जहाँ पे एनजीटी ने एक हाई पावर्ड कमिटी जो है वो सेटअप की थी, जो पूरा स्टडी करेगी क्या कि ग्रेट निकोबार आइलैंड सॉरी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो कितना इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है और कितना जो है कंट्री को बेनिफिट कर सकता है। क्या उसके जो निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के हार्म ज़्यादा है या कम है या लिमिटेड है और क्या उन्हें मिटिगेट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को टू स्टडी ऑल दिस इन डिटेल एंड फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस ये जो प्रोजेक्ट ये जो हाई पावर्ड कमेटी है ये सेटअप की गई थी। और इस हाई पावर्ड सेटअप कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके इस हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन थे जो कि एनजीटी के चेयरमैन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो भी चेयरमैन पर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है। 2023 में ये हाई पावर्ड कमेटी
बनाई गई थी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एनजीटी, ठीक है? और जो भी डेफिशिएंसीज़ थी प्रपोज़ल में या जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चन्स थे, इस प्रपोज़ल से रिलेटेड वो सारे के सारे जो हैं, इसी हाई पावर्ड कमिटी ने सॉर्ट करने थे, ठीक है? तो अब फाइनली ये आ रहा है कि इन्होंने क्लीयरेंस दे दी है, ठीक है? इस हाई पावर्ड कमिटी ने, जिसमें 6 मेंबर्स हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस दे दी है और ये जो प्रोजेक्ट है, इसको अब डेवलप किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ अ सडन ये इसीलिए न्यूज़ में था, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, हाई पावर्ड कमिटी, एनजीटी, ये सब आपके जो हैं कीवर्ड्स हैं। एनजीटी का चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, हाई पावर्ड कमिटी के चेयरमैन अगेन सेम, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में किसने प्रपोज़ किया था? नीति आयोग, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज़ लोटस प्लूम्स इन कश्मीर वूलर लेक। अब आप जानते हैं कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक, ठीक है? कहाँ पे है? इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट यूटी सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में। और ये अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल और सेरीन लेक है। लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए रही कि आप ये फ़ोटोग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोटस जो हैं यहाँ पे ब्लूम कर गए हैं। तो वूलर लेक में लोटस ब्लूम का जो फिनोमिना था वो एनुअल था, लेकिन बहुत टाइम से आप चाहे इसके लिए क्लाइमेट चेंज को दोषी मानो या अदर एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से आप इसको कहिए कि पिछले 30 सालों से ये जो लोटस ब्लूम है ये नहीं हो पा रहा था, बट इस साल हो गया है और इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। अच्छा, कश्मीर में एक और लेक है जो कि बहुत फेमस है, श्रीनगर में डल लेक। डल लेक में लोटस ब्लूम रेगुलर फिनोमिना है, वहाँ पे होता रहता है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड लोटस पार्क भी है। तो अगर आप कभी घूमने गए हैं या घूमने जाएँगे तो आई विल सजेस्ट कि आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाई इट वाज़ अगेन अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको आ सकता है वूलर लेक या उसकी लोकेशन से रिलेटेड। या फिर उसके स्टेटस से रिलेटेड, उसके स्टेटस यानी एशियाज़ सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ लोकेशन? बांदीपुरा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? अब इसका मेन सोर्स क्या है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है, तो वूलर का मेन सोर्स जो है वो रिवर झेलम है, वो रिवर झेलम है, ठीक है? और यहाँ पे जो लोटस हैं वो 30 साल बाद ब्लूम किए हैं और इसीलिए ये न्यूज़ में थी। चलिए। नेक्स्ट अप इज रोल ऑफ मेल्टिंग आइस इन वोल्केनिक इरप्शंस। अब देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा कोर ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी हम इसे ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेल्टिंग आइस कहाँ पे है? अब यहाँ पे मेल्टिंग आइस की जो बात हो रही है, ये वो मेल्टिंग आइस की बात हो रही है जो हमारे पोलर पोलर रीजन्स में है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है? पोलर रीजन में जो मेल्टिंग आइस है, तो वो और वोल्केनिक इरप्शंस इनका आपस में क्या लेना-देना है? देखिए जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो आपको पता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैग्मा या लावा नहीं बाहर निकलता, बट उसके साथ-साथ बहुत सारी गैसेज़ और जो हैं पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। तो जब इरप्शन बहुत बड़ी होती है तो जितना ज़्यादा मैटर बाहर निकलता है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर, वो उतना ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है और जो सनलाइट है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये टेम्परेरीली तो ये जो है सन की लाइट ब्लॉक करके क्लाइमेट को या आप कह सकते हो वेदर को ठंडा कर देता है। लेकिन इस पर्टिकुलेट मैटर के साथ बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस ज़्यादा निकलती हैं। तो जब वो सारी ऐश और वो सारा पर्टिकुलेट मैटर सेटल होता है, ये गैस तब भी हमारे एनवायरनमेंट में रहती हैं और उसके बाद जब सनलाइट आती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे जो हमारी पोलर आइस में मेल्टिंग है, वो और ज़्यादा इंक्री क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट बढ़ती जाएगी, आइस उतनी मेल्ट होती चली जाएगी।
और यही कारण है कि इनका आपस में ये रिलेशन बनता है। ठीक है, चाहे टेम्परेरीली कूल कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें वोल्केनिक इरप्शंस नुकसान ही देके जाती हैं। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमारे वाटर साइकिल से मिक्स होती हैं, देन दीज बिकम द यू कैन से मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन्स, आई एम श्योर आप सब ने अपने स्कूल में एनवायरनमेंट के बुक्स में ये जरूर पढ़ा होगा एसिड रेन्स का। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो आपकी गैसेस हैं वो हमारे वाटर से मिलके जो है सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज हाउ। तो इसीलिए जब भी बारिश का सीजन शुरू होता है या काफी टाइम बाद बारिश होती है, तो उसमें सजेस्ट किया जाता है कि इस बारिश में आप मत नहाइए। जब भी बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो पहली 3-4 बारिशें जो हैं आप निकल जाने दीजिए। उसके बाद अगर आपको बारिश एन्जॉय करनी है, बारिश में भीगना पसंद है, तो आप 3-4 बारिश जो हैं या 3-4 रेन स्पेल्स जो हैं वो छोड़ के उसके बाद वाले आप एन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि जो जितनी एसिडिक फॉर्मेशन हो रखी होती है वो तब तक उन 3-4 स्पेल्स ऑफ रेन में निकल जाती है और उसके बाद जो हमें बारिश मिलती है वो अच्छे या आप कह सकते हैं क्लियर वाटर की होती है। ठीक है? अब ये सारा जो है इंक्रीज़ आप देख सकते हैं कि एक इन्फोग्राफिक के थ्रू यहाँ पे समझा रखा है कैसे ये जो सारी एशेज़ हैं, ये सारा यहाँ पे कवर कर लेती हैं और फिर उसके बाद जो है ये टेम्परेरीली तो कूल कर देती हैं लेकिन बाद में दिक्कत करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यांगत्से स्टर्जियन। तो ये बेसिकली एक फिश है। इस फिश की यहाँ आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो ये फिश है तो पानी में ही रहती होगी, तो कौन से पानी में रहती है? ये रहती है इस रिवर में। ये जो रिवर है ये चाइना में है और ये चाइना की एक बहुत फेमस रिवर है। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना में रिवर्स काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हैं। हैम्पर्ड इन द सेंस कि उनका जो नेचुरल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। उसका कारण क्या है कि चाइना ने अपनी रिवर्स पे बहुत एक्सेसिव डैम्स बना रखे हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड अदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसी वजह से ये जो फिश है, अब जैसे जैसे डैम बनते जाएंगे तो आपने नेचुरल फ्लो जो है रिवर का वो ब्लॉक कर दिया। अब नेचुरल फ्लो ब्लॉक कर दिया है तो ऑब्वियसली जहाँ पे डैम बना है वहां से आगे फिश नहीं जा सकती। तो आपने फिश को भी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन में जो है डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और उस वजह से रिवर की जो हेल्थ है वो और ज़्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए चाइना ने जो है 300 से ज़्यादा डैम्स जो हैं उनको डिसमेंटल कर दिया। ठीक है, और जितने छोटे-छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे उन सबको भी जो है वो शट डाउन कर रहा है सो दैट एक नेचुरल फ्लो जो रिवर का था उसको रिस्टोर किया जा सके। ठीक है? तो उस रिस्टोर करने का मतलब क्या है? रिस्टोर करने का मतलब है कि इस फिश को, इस स्टर्जियन फिश को वो चाह रहे हैं कि इस फिश की आबादी इस रिवर में बढ़ जाए। क्योंकि हर इकोसिस्टम की एक कीस्टोन स्पीशीज़ होती है। ठीक है? अब ये कीस्टोन स्पीशीज़ जो होती है, ये कीस्टोन स्पीशीज़ बेसिकली ऐसी एक प्रजाति होती है, ये किसी भी जानवर की हो सकती है, ये कोई एक बर्ड भी हो सकता है, कोई लैंड एनिमल भी हो सकता है, कोई वाटर एनिमल भी हो सकता है, जो उस इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये जानवर, ये बर्ड या ये वाटर एनिमल आपने उस इकोसिस्टम से हटा दिया, तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो इस वजह से आपको पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता दिखाई देगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कीस्टोन स्पीसीज। तो अब जो ये हो सकता है कि ये स्टर्जन भी जो है उसी रिवर की कीस्टोन स्पीसीज हो एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
इन 2022, यानी बहुत रिसेंटली ही इसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में फ़र्क ये होता है कि एक्सटिंक्ट मीन्स कि वो प्रजाति अब दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डोडो, डोडो बर्ड जो है वो दुनिया में अब कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मीन्स कि जो उसका नेचुरल हैबिटेट था वहाँ से तो ये खत्म हो गई है, लेकिन आपको किसी ज़ू या किसी और फैसिलिटी में आपको वो स्पीशीज देखने को मिल सकती है। यानी वो बिल्कुल साफ नहीं हुई है अर्थ से। अगर आप चाहो तो उसमें उनकी ब्रीडिंग करवा के उनको दोबारा वाइल्ड में या उनके नेचुरल हैबिटेट में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट दैट इज अ वेरी डिमांडिंग एंड डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज रिवाइज नॉर्म फॉर थर्मल प्लांट। अगेन सी SO2 की यहाँ पे बात करी जा रही है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली थी, और ये गाइडलाइंस स्पेसिफिकली किन के लिए थी? ये गाइडलाइंस थी हमारे कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी इंडिया में 66% ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से पावर्ड जो पावर प्लांट्स है उनसे आती है। और उसमें भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोल और लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। तो उनका जो गैसेस, उनका जो वेस्ट धुआं निकला, अब जब कोल को आप बर्न करेंगे तो उससे जो वेस्ट धुआं निकलेगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो आप कंटेंट कह सकते हैं या अमाउंट कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो जैसे कि अभी मैं आपको 2 टॉपिक पहले समझा के हटा हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है, प्लस इट लीड्स टू एसिड रेन, जो कि आगे चल के बहुत सारा जो है नुकसान करती है। क्योंकि एसिड रेन देखिए, अगर पेड़ों पे गिरेगी तो पेड़ों की हेल्थ खराब होगी, अगर वो हमारे मॉन्यूमेंट्स पे गिरेगी तो उनको जो है कोरोड करेगी। ठीक है, तो एसिड रेन सॉइल में जाएगी तो सॉइल को एसिडिक बनाएगी। राइट, और एसिडिक सॉइल में जो है आप जानते ही हैं कि अच्छी और इफेक्टिव एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो ओवरऑल ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। तो इसी के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सर्टेन गाइडलाइंस निकाली थी फॉर आवर कोल बेस्ड पावर प्लांट कि आप इस वेस्ट गैसेस को रिलीज करने से पहले इसको जो है डीसल्फराइजेशन करेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो इसके लिए डेडिकेटेड डिवाइस आते हैं जो बेसिक केमिस्ट्री पे काम करते हैं, और वो सल्फर डाइऑक्साइड को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो कि हम अगर रिलीज की जाए इन दी एनवायरनमेंट तो वो उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती जितना सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली करती है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज दी गई थी। तो कैटेगरी ए में क्या था कि कैटेगरी ए में वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आते थे जो विद इन 10 किलोमीटर ऑफ दिल्ली NCR रीजन में लोकेटेड थे। ठीक है, विद इन 10 किलोमीटर ऑफ दिल्ली NCR। तो दिल्ली NCR में जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड ही हैं। तो उनके लिए जो है ये उनको कैटेगरी ए में रखा गया था कि आप डीसल्फराइजेशन जो है करेंगे ही करेंगे बाय द एंड ऑफ 2027। ठीक है, फिर कैटेगरी बी थी जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, लेकिन दिल्ली NCR के नहीं, और जो क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज हैं, यानी किसी भी और शहर में ऐसा कोई भी शहर या ऐसा कोई भी एरिया जो क्रिटिकली पोल्यूटेड है, और उस क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको कैटेगरी बी में रखा गया था। उनके लिए भी यही कहा गया था कि आप भी डीसल्फराइजेशन डिवाइसेस जो हैं वो लगाएंगे, लेकिन आप जो है कुछ केसेस में एग्जाम्पशन ले सकते हो। जो कैटेगरी सी प्लांट्स थे, कैटेगरी सी में वो प्लांट्स थे जो ना तो दिल्ली NCR में आ रहे हैं, ना किसी क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया के आसपास आ रहे हैं, तो उनको जो है ज़्यादातर एग्जाम्पशन दे दी गई थी। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसने इस सारे जो फ्रेमवर्क है इसको दोबारा रिवाइज़ किया है, और इसमें जो है आपको उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ैम्पशंस हैं उनको उनको जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है? रिवाइज़ फ्रेमवर्क में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कोल और लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं
उनको एग्जेम्पशन दे दी गई है कि आपको फिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो इसलिए इनको जो है वो दी गई है, एग्जेम्पशन दी गई है क्योंकि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट इन प्लांट्स को जो है बहुत जल्द बंद करने वाली है। इनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं वो लेगेसी प्लांट्स हैं, यानी बहुत पुराने हैं और वो आज भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अगर कोल पावर बेस्ड पावर प्लांट्स की ही मैं बात करूँ तो उसमें भी आज बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी तो बढ़ गई है और उनकी जो वेस्ट गैसेस एमिट करने की या पोल्यूशन करने की जो कैपेसिटी है, उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा करके काफ़ी रिडक्शन आई है, राइट? बट अब जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर ही दिया है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है वो कंट्री बनने वाले हैं और 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट से आए। नॉन फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट बेस्ड मतलब कि ऐसे पावर प्लांट जो फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करते। अब ऐसे कौन कौन से पावर प्लांट्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करते? फॉर एग्जांपल हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, और सोलर हो सकते हैं, विंड हो सकती है, न्यूक्लियर एन पावर प्लांट्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना या सूर्य बिजली हर घर योजना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट हैं प्रोग्राम्स जो इंक्लूड किए गए हैं सो दैट वी कैन अचीव अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ आवर एनर्जी बाय 2030। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व बेसिकली है कहाँ पे? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो है और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही अभी टाइगर सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो उसमें ये निकल के आया है कि काजीरंगा में थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर इन द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी। अब ये डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ टाइगर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, अब हो सकता है अब जैसे रशिया जैसे कंट्री में भी आपको टाइगर देखने को मिलते हैं पर रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, तो हो सकता है वहाँ 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको सिर्फ 2 टाइगर्स देखने को मिले। ठीक है, लेकिन इंडिया में आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको हो सकता है 8 टाइगर्स देखने को मिले। तो डेंसिटी ऑब्वियसली टाइगर डेंसिटी इंडिया की ज्यादा मानी जाएगी। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एग्जैक्टली इतने ही नंबर्स नहीं हैं, जस्ट आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल कि टाइगर डेंसिटी का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है और वो कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, तो अब स्टेटस ऑफ द टाइगर्स इन काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये रिपोर्ट आई थी 2024 में। ठीक है, तो उसी की समरी है और उसी में ये चीज सामने निकल के आई है। न्यूज में ये इसलिए था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कौन से एरिया में है या कौन से टाइगर रिजर्व में है? तो आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा टाइगर, या हो जाएगा कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर होगा आसम। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व या काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है इंडिया की। ठीक है, और ये नेचुरल कैटेगरी में है। पहले के लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो मैं उसमें बहुत अच्छे से यूनेस्को और यूनेस्को से रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं, मिक्स्ड, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो उसी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है एक बर्ड सेंसस यानी ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है पहली बार कंडक्ट कराया गया। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी शेयर किया। ठीक है,
तो ग्रासलैंड बर्ड सेंसस, तो बेसिकली पहले ग्रासलैंड क्या होते हैं? ग्रासलैंड फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का एक इकोसिस्टम होता है जिसे हम ग्रासलैंड बोलते हैं। तो वर्ल्ड के बड़े फेमस ग्रासलैंड जो हैं वो आप कह सकते हैं वो है सवाना, ठीक है, जो कि अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। और क्या ये सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, इंडिया में भी ग्रासलैंड है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन कुछ स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जब हम बहुत ज्यादा ग्रीन रीजन से बहुत ज्यादा डेजर्ट वाले रीजन की तरफ जा रहे हैं तो बीच में हमेशा हमें ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। तो ग्रासलैंड फेमस होते हैं अपने एनिमल्स और अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि जितने भी बड़े साइज के एनिमल्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेंगे। और जितने भी हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है, तो बड़े साइज के जानवर आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको हमेशा छोटी और बहुत एक्सोटिक स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो पहली बार इंडिया में फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट कराया गया। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पे हुआ? अगेन योर आंसर शेड बी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अब इस सेंसस से हमें क्या पता लगा कि हमें 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज मिली हैं। अब ये ऐसी स्पीसीज हैं जो डेडिकेटेडली ग्रासलैंड में ही रहती हैं, ये ना जंगलों में रहती हैं ना ये डेजर्ट में रहती हैं। जैसे कि हमारे हॉर्नबिल्स हैं, वो आपको हमेशा जंगलों में देखने को मिलेंगे। हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 43 बर्ड्स हैं ये आपको हमेशा ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे, और वो भी इंडिया के। इसमें एक जो स्पीसीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दो एंडेंजर्ड है और 6 वल्नरेबल हैं, अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN एक हर प्लांट और एनिमल के लिए एक रेड लिस्ट, एक रेड बुक मेंटेन करके रखती है, जिसमें वो बताती है कि इस प्लांट या इस एनिमल की स्पीसीज को कितना खतरा है। गॉट इट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो स्पीसीज हैं वो हमें देखने को मिली है। बंगाल फ्लोरिकन है, IUCN पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। स्वाम्प फ्लोरिकन है जो नियर थ्रेटन्ड है। इंडियन ग्रास बर्ड है जो कि अगेन नियर थ्रेटन्ड है। फिंस वीवर है जो एंडेंजर्ड है। स्वाम्प ग्रास बैबलर है जो कि अगेन एंडेंजर्ड है। ठीक है, जेडन्स बैबलर, स्लेंडर बिल्ड बैबलर और ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल, ये मार्श प्लेब्रर और ब्रिस्टल्ड ग्रास बर्ड, ये सब की सब जो हैं ये वल्नरेबल हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट टॉपिक इज रामसर COP। तो रामसर नाम सुनते ही जब भी एनवायरनमेंट के टॉपिक में नाम रामसर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वेटलैंड। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने वेटलैंड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप जाके वो देख सकते हैं। फिर बात करते हैं COP। COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं COP। तो अब आप कहेंगे सर अभी तो COP हो के हटी थी, ये COP 15 की बात कर रहा है, अभी COP 25 28 की बात चल रही थी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक अ, या आप कह सकते हैं कन्वेंशन है हर चीज के लिए। हर कन्वेंशन की जो पार्टीज हैं वो जब मिलती हैं तो उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। उनमें से काफी फेमस फेमस, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल होती है, उसे भी हम COP बोलते हैं। और वो क्योंकि हर साल हो रही है तो हम उसे उसके नंबर से बुलाते हैं, जो कि अब चल रहा है 27th। ठीक है, या 26th, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली। उसके अलावा बहुत सारी कन्वेंशन है, जैसे CCD है, क्लाइमेट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है, यानी वो बाय एनुअली होती है। ठीक है, इसके अलावा एक UN FCCC है,
सीसीडी है और एक सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी हर 2 साल में एक बार होती है। ऐसे ही रामसर है। रामसर एक अलग कन्वेंशन है फॉर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इन्वायरमेंट में नाम सुनो रामसर तो आपके दिमाग में वर्ड आना चाहिए वेटलैंड। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इंडिया में नई रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो हमारी जो स्टैटिक की मैगजीन है जो बहुत जल्द आने वाली है, उस मैगजीन में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में देखने को मिलेगा कि व्हाट इज रामसर। तो एनीवे, तो अभी जो लेटेस्ट रामसर कन्वेंशन हुई है वो कहाँ पे हुई है? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अब ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे वही जगह है जहाँ से द ग्रेट नाइल रिवर जो है वो शुरू होती है। ओके। तो यहाँ पे इंडिया ने एक रेजोल्यूशन दिया था टू कि हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा करें कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो बहुत अच्छे से यूज भी हो पाए और कंजर्व भी हो पाए। जैसे कि हमारे पुराने टाइम में हमारे कल्चर में एक कुछ रिचुअल्स, कुछ कुछ आप कह लीजिए रीति रिवाज ऐसे थे जो कि नेचर को काफी कंजर्व करके रखते थे। जैसे हमारे यहाँ रात को पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ते थे, रात को जंगल की तरफ नहीं जाते थे क्योंकि सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब होती थी। बहुत सारे त्योहार हमारे ऐसे हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीजों को जो है माइंड में रखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए हमारा कल्चर डेवलप हुआ था। बट आज कहीं ना कहीं उस कल्चर से जो है अलग हो गए हैं और इसीलिए हम नेचर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगेन हम, यानी इंडिया एक ऐसा रेजोल्यूशन लेके आया है कि क्यों ना वापस ऐसा ही लाइफस्टाइल प्रमोट किया जाए जो नेचर को, स्पेशली हमारे वेटलैंड्स को जो है कंजर्व भी करे और बहुत अच्छे से यूज भी करे। ठीक है। तो अगली जो सीओपी है रामसर की वो पनामा में होगी। पनामा इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो इस्थमुस है उसमें आपको पनामा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पे हुआ है वो था कि रशिया ने रामसर कन्वेंशन से जो है विड्रॉ कर लिया है। रशिया वाज अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, लेकिन किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं था एंड दे हैव सडनली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द कन्वेंशन। वेयर एज यूनाइटेड अरब एमिरेट, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस कन्वेंशन को बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे भी हैं, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। हम आपको जवाब जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप एंजॉयिंग द लेक्चर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and do subscribe to our channel. Thank you.